नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं कामयाब कूटनीति। डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट अक्सर ये कहा करते हैं कि हर देश अपने हित को देखता है। यूएन जनरल असेंबली में भी कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान की भाषा में बोलने वाले तुर्की और मलेशिया भी अब अपने हितों को देख रहे हैं। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इन दोनों देशों पर नकेल कस दी है। मलेशिया को पाम ऑयल इंपोर्ट करने पर घेरा था, तो वहीं इकोनॉमी को बेहद खराब दौर से गुजर रहे तुर्की से भारत करीब 100 ड्रोन खरीद रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारत डॉलर्स के दम पर उसके दोस्तों को खरीद रहा है, उन्होंने उसे चुप करा रहा है। कैसे भारत ने दोनों पर नकेल कसी, भारत परस्ती बंद कराई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा आपको मसला समझा देते हैं। यूएन में कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ दो ही देश पाकिस्तान का साथ देते हैं, मलेशिया और तुर्की। तुर्की तो सऊदी अरब का एक छत्र राज खत्म करके इस्लामी देशों की बादशाह हासिल करना चाहता है, और मलेशिया में 2 साल पहले तक महातिर मोहम्मद प्रधानमंत्री भी थे। वो इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन के प्रभाव में आकर कश्मीर का मुद्दा उठाते थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तो बयानों में इनका मुकाबला किया, लेकिन इसके साथ ही एग्रेसिव डिप्लोमेटिक अप्रोच भी दिखाई। अब हम बात करते हैं 2019 की। 2019 की शुरुआत में मलेशिया के तब के पीएम महातिर मोहम्मद ने जब कश्मीर पर बयानबाजी की, तो भारत ने यूएन में जवाब दिया था। इसके साथ ही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी किया था। 90 लाख टन से ज्यादा मलेशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्ट भारत ही करता था, और भारत ने ही इंडोनेशिया से इंपोर्ट घटाने और मलेशिया को किनारे करने की रणनीति अपनाई। दबाव में आए मलेशिया के सुर बदल गए। चंद दिन बाद इकोनॉमी के ही मुद्दे पर महातिर मोहम्मद की कुर्सी भी चली गई और नए प्रधानमंत्री ने भारत से रिश्ते बेहतर कर लिए। भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने में ज्यादा कमी नहीं की। मलेशिया सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कुल 17.24 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, और इसमें भारत ने 6.43 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट किए। मलेशिया ने 10.81 अरब डॉलर को इंपोर्ट यहां पर किए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर ओआईसी के बराबरी का संगठन बनाना चाहते थे। 2019 में इमरान महातिर और एर्दोआन की मीटिंग में मुस्लिम देशों का एक बीबीसी जैसा चैनल बनाने पर भी सहमति हुई थी। एर्दोआन कश्मीर पर एक्टिव हुआ तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने सरप्राइज दौरा वहां पर किया। तुर्की और सरप्राइज का विवाद है। एर्दोआन को लगा कि भारत साइप्रस के साथ देकर उसे घेर सकता है। अब तुर्की की इकोनॉमी बेहतर खस्ता हाल है, वो पाकिस्तान के साथ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी शामिल है। अब भारत 100 मल्टी रोटर ड्रोन खरीदकर तुर्की की काफी मदद कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तुर्की के साथ 2018-2019 में भारत का 7.84 अरब डॉलर ट्रेड था। 2019-2020 में यह आंकड़ा 7.86 अरब डॉलर हो गया। 2020-2021 में आपसी कारोबार कुछ कम हुआ और यह आंकड़ा 5.42 अरब डॉलर हो गया। तो भारत की कामयाब कूटनीति किस तरीके से है, उस पर आज हम बात करेंगे। मलेशिया और तुर्की किस तरीके से अपने आप को आगे देख रहा है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़े हैं और शिक्षाविद और रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो राजेश भारती जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मलेशिया और तुर्की पर नकेल भारत ने कसी है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पहले, अगर 2 साल पहले की बात करें तो मलेशिया और तुर्की जिस तरीके से भारत को देखते थे, तो भारत की कूटनीति कितनी सफल मानी जा रही है? देखिए, मलेशिया को लेके और तुर्की को लेके भारत ने जो डिप्लोमेसी की है, ये ऑफेंसिव डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है, और ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं ये स्वागत योग्य है। हमने मलेशिया के ऊपर आर्थिक दबाव बनाया, क्योंकि आज कोरोना पीरियड में सभी देशों का निर्यात आयात जो है बुरी तरह प्रभावित है। आर्थिक संकट, दुनिया के ज्यादातर देशों में आर्थिक संकट, आर्थिक चुनौतियां चल रही है। ऐसे में हम उससे जो पाम ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं उसके मलेशिया से, उसको हमने कम करने का दबाव बनाया, और तो वो दबाव रंग लाया है। तुर्की के साथ जहां तक इशू है, तुर्की कई मामलों में फंसा हुआ है। देखिए, साइप्रस
जो है भूमध्य सागर का एक देश है जहां अप्रोक्स 75% पॉपुलेशन जो है वो ग्रीक कल्चरली ग्रीक लोग हैं और 18% 19% पॉपुलेशन जो है वो टर्की मूल के लोग हैं। ये कभी इस पे ग्रीक का कब्जा रहा, ग्रीक कभी इस पे जो है टर्कियों का कब्जा रहा। जब इस पे उस्मानी साम्राज्य का कब्जा था तो उस समय 1878 में ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर लिया। 1960 में साइप्रस आजाद हो गया। उसके बाद आजादी के बाद तुर्की ने उसके कमजोर स्थिति का लाभ उठा के 1974 में आक्रमण कर दिया साइप्रस पे और उसका लगभग 35% से अधिक हिस्सा कब्जा कर लिया और उसे एक नए देश के रूप में जो है उत्तरी साइप्रस के रूप में मान्यता दे दी। आज साइप्रस को सिर्फ एक ही देश मान्यता देता है जो टर्की है। पाकिस्तान बांग्लादेश ने कुछ समय के लिए मान्यता दी थी लेकिन अमेरिका के दबाव में उसने मान्यता वापस ले ली। उसने उत्तरी साइप्रस से लगभग ग्रीक लोगों का सफाया कर दिया या कहिए क्रिश्चियन पॉपुलेशन खत्म कर दिया। वहाँ 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो साइप्रस के इशू से अभी मोदी पिछले हफ्ते ही जो साइप्रस के नेताओं से और जो है ग्रीस के नेताओं से मिले थे। इस मुलाकात के बाद टर्की दबाव में आया है। दूसरा, टर्की के ऊपर हम दबाव FATF का भी कर रहा है जो एक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में जब G7 का समिट हुआ था तो वहां पे काले धन को रोकने को लेकर ये कार्यबल का गठन हुआ था। ये अंतर सरकारी संस्था है। आज लगभग इसके 39 देश इसके सदस्य हैं और 2001 में FATF का विस्तार हुआ और इसमें आतंकवाद को धन मुहैया कराने को कैसे रोका जा सके इसको भी इस मुद्दे में जोड़ा गया। और इसके ग्रे लिस्ट में आज पाकिस्तान और टर्की है। तो टर्की दोहरा घिरा हुआ है। FATF के लेवल पे जो है विकसित देश टर्की के विरुद्ध है। साइप्रस के मुद्दा पे हम उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो एर्दोगान, और दूसरा हमने उसको एक लालच भी दिया है या कह सकते हैं एक डिप्लोमेसी में दोनों चीज होता है, कंस्ट्रक्टिव भी चलता है और साथ साथ दबाव भी। तो हमने उससे जो है 100 मल्टी रोलर ड्रोन खरीदने का एक एग्रीमेंट करने की या बातचीत चल रही है। तो टर्की की इस इकोनॉमी को हम सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं और उसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि यदि कश्मीर के मुद्दे पे आप पाकिस्तान के साथ जीवन में खड़ा होंगे या खुल के इस तरह से आप समर्थन करेंगे, क्योंकि ये बात टर्की को और मलेशिया दोनों को समझना पड़ेगा कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के दो देशों का मुद्दा है। भारत बार बार जीवन में ही कहता रहा है कि ये सिर्फ दो देशों का बायलैटरल है। इसको ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल मुद्दा बनाने की कोशिश जब भी किसी देश ने किया है, भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया है और सरकार का ये कदम जो है स्वागत योग्य है कि हम टर्की पे भी दबाव बना पाए हैं और मलेशिया पे भी दबाव बनाए और दोनों ने अपने स्टैंड में बदलाव लाया है। इससे जो है कश्मीर मुद्दे के समाधान की आशा ही जगेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अभिषेक खरे जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले को अगर इसके इतिहास के साथ समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कोई भी देश, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, उससे पहले भी था, पिछले 10 साल की विशेष तौर पर बात करें तो अब बात होती है बिजनेस की, व्यापार की, ट्रेड की। हर विकसित देश उन देशों को अपने सहयोगी बनाना चाहता है जो देश उससे कुछ खरीद सकें और हर गरीब मध्यम वर्ग, जो मध्यम किस्म का देश है या जो गरीब कंट्री है, वो उस देश के साथ जुड़ना चाहता है जो उसे कुछ दे सके। अब अगर हम इस स्थिति को समझें तो पाकिस्तान इस दोनों उसमें नहीं आता। ना तो वो किसी को कुछ दे सकता है, ना वो किसी से कुछ ज्यादा खरीद सकता है। तो इस तरह से अब पाकिस्तान की जो स्थिति पिछले 4-5 साल में खराब हुई है वो इसीलिए हुई है। पहले देखिए वो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए अमेरिका ने उसका बहुत सहयोग दिया, अमेरिका ने भी सहयोग दिया, अमेरिका का उसने सहयोग लिया, बहुत सारा पैसे वगैरह लिए, ये एक पार्ट था। लेकिन गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान के पास देखिए कोई इंडस्ट्री तो है नहीं बहुत बड़ी, कोई IT इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई उनके पास बड़े लोग नहीं है, रिसर्चर नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय आतंकवादी पैदा करने के। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इसका परिणाम वो आज भुगत रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो कोई बेहतर इंडस्ट्री डेवलप हुई और एक मजेदार चीज ये है कि वहां पे जितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो सब पाकिस्तानी सेना के अंतर्गत आती हैं। वो सारी इंडस्ट्री लोगों के पास नहीं है, आम लोग के पास लिमिटेड इंडस्ट्री है। पाकिस्तान सेना के पास सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है और पाकिस्तानी सेना के लोग ही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, विदेशों में रखते हैं और बाद में रिटायर्ड होकर बड़ा ऐश करते हैं। तो पाकिस्तान तो इस रेस से काफी 3-4 साल पहले ही आउट हो गया।
दूसरी उनकी जो जिद रही भारत के साथ लड़ाई करने की कश्मीर के मुद्दे पर, वो भी क्या हुआ कि शुरुआत में उसको ओआईसी का बहुत सहयोग मिलता रहा, पहले उनको लगातार मिला सहयोग, लेकिन अब क्या है, इस्लामिक कंट्री में भी जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई वगैरह है, ओमान है, ये अब उतना साथ नहीं देते हैं पाकिस्तान का इस मुद्दे पे जितना उनको शुरू में मिला था। तो अब ये भी, और सबसे बिगेस्ट हार तो इनकी अभी ताजी ये हुई कि अभी इस्लामाबाद ने पिछले ही हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते, एक ओआईसी देशों की एक मीटिंग कराई थी इस्लामिक कंट्रीज की, और उस मीटिंग में बहुत सारे ओआईसी देश तो गए नहीं, और बहुत से ओआईसी देश जो सेंट्रल एशिया के थे वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद मीटिंग में शामिल होने की जगह उनके जो विदेश मंत्री थे वो उसी समय भारत में रखी हुई थी, सेम टाइम में भारत में रखी थी सेंट्रल एशिया डायलॉग, तो वो उनके विदेश मंत्री आ गए थे उस डायलॉग में शामिल होने। सेंट्रल एशिया कंट्री जिसमें विशेष तौर पर किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह है, उज्बेकिस्तान है, इनके लोग आ गए, इनके विदेश मंत्री भारत आ गए। तो इस पर भी पाकिस्तान ने बहुत से आरोप लगाए थे कि भारत ने जानबूझ के उनकी ये मीटिंग को खराब किया और सारा जो इम्पोर्टेंट की पर्सन थे वो भारत में बैठे हुए हैं। तो ये दो चीज, तो यानी देखिए पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना वो अब खरीद पा रहे हैं किसी से कुछ, और वो हर जगह जब जा रहे हैं तो लेने के लिए जा रहे हैं। एक तरह से उनको कर्ज चाहिए, आईएमएफ कर्ज उन्हें दे नहीं रहा है। दूसरा, सेम टाइम में वो एफएटीएफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में फंसे हुए हैं पिछले 8-10 साल से, जिनने उनकी लगभग इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। और बीच बीच में क्या होता था कि जब एफएटीएफ की मीटिंग होती थी तो उसमें पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की दोनों थे, तो चाइना उनको बचा लिया करता था और तुर्की भी बचाता था, लेकिन अब तुर्की भी शामिल हो गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, तो अब वो दोस्त भी गया जो इम्पोर्टेंट था। तीसरी चीज ये है कि हम तुर्की के मामले को देखें तो तुर्की में इस समय फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, उनका जो लीरा है उसकी बहुत बुरी स्थिति है, इस समय बहुत तेजी से गिर रहा है। जो एर्दोगान की पकड़ थी पिछले 4-5 साल में, जो उनकी टर्की पे पकड़ थी, लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ था, वो लगभग 16-17% कम हो गया है। और एंड ऑफ द डे देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर देश को चाहिए है फाइनेंस, आर्थिक रूप से जो देश मजबूत है वही देश का सम्मान है इस समय विश्व में, उसी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उसी के साथ। अगर आज भारत की पूरे दुनिया में बातचीत हो रही है, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही है कि भारत एक तो बहुत बड़ा खरीदार भी है, दूसरा बहुत बड़ा एक मार्केट भी है, और तीसरी चीज ये है कि जिस तरह से भारत में जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड के, की कंट्री है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इजराइल है, इनके साथ लगातार अपने ट्रेड रिलेशन बेहतर किए हैं। देखिए, हमने उनसे शुरुआत में हथियार खरीदे और उसके साथ डेवलप किया, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे रिलेशन इतने बढ़िया डेवलप हो गए हैं उनके साथ कि ये बॉन्डिंग, ये जो कंट्री है, ये जो सुपर कंट्री है और बिल्कुल टॉप कंट्री है वर्ल्ड के, इनके साथ जब आप जोड़ते हो, इनके साथ एसोसिएशन बनाते हो, तो दूसरे देशों के ऊपर एक मैसेज जाता है, उनके ऊपर एक मैसेज जाता है कि भारत के साथ इस समय जुड़ना फायदेमंद है, क्योंकि ये सारे देश जुड़े हैं। देखिए, हर देश का अपना है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन भारत ने जिस तरह से इस पर्टिकुलर मामले को हैंडल किया, विशेष तौर पर मलेशिया के मामले को, थोड़ा सा मलेशिया के बारे में बात करता हूँ। देखिए, मलेशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं भारत के, एक बहुत बड़ी आबादी भारतीय लोगों की, विशेष तौर पर तमिल लोगों की मलेशिया में रहती है, तो भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। हुआ क्या, बीच में जो महातिर मोहम्मद थे, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, ये इस्लामिक वर्ल्ड में भी अच्छे माने जाते हैं और लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं मलेशिया के। तो जब ये अभी प्रधानमंत्री बने थे, अभी पिछले 2 साल पहले, तो उस समय इनके दिमाग में एक आ गया कि अब वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने की कोशिश करने लगे, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का मिलके, जो काउंटर करेगा सऊदी अरब की जो बादशाहत है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, इस समय सऊदी अरब की बादशाहत है, तो उसे काउंटर करने का के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाने की कोशिश करी। उससे क्या हुआ कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन थे वो खराब हो गए। बीच में अगर आपको ध्यान होगा तो सऊदी अरब ने बहुत सारे समय मदद ही नहीं करी पाकिस्तान की, वो तो बाद में फिर जब उन्होंने उस तुर्की और मलेशिया से थोड़ा सा अपने आप को डिसएसोसिएट किया पाकिस्तान ने, तब जाके वापस पाकिस्तान को सऊदी अरब ने मदद देना शुरू करी। तो एंड ऑफ द डे आप चीजों को समझें कि जिस व्यक्ति के पास, जिस देश के पास इस समय या तो परचेजिंग पावर है या वो मार्केट है, उस देश का हमेशा अच्छा होने वाला है। और जिस देश के पास फिलहाल इकोनॉमी उनकी खराब है, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो रुपया है इस समय ऑल टाइम लोअर लेवल पे है। इस समय एक पाकिस्तानी रुपए की कीमत चल रही है, $1 की कीमत चल रही है $170-178
अमेरिकी मतलब $1 की कीमत है 170 अमेरिकी डॉलर के आसपास। एक डॉलर की कीमत 170 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो हालत तो उनकी खराब हो गई है बुरी तरह से। दूसरी उनको परेशानियां इस समय जो आ रही हैं पाकिस्तान को, वो ये है कि उनके पास जो फंडिंग की कोशिश वो कर रहे हैं, विशेष तौर पे IMF से वो कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है। तो इनकी स्थिति तो डे बाय डे खराबी होती जाना है। और जो मेरा इस समय सोचना है जो कि बिल्कुल राइट टाइम में जो मलेशिया है और तुर्की है, उन्होंने अपने स्टैंड भी बदलने की कोशिश करी। उन्होंने अपने ये जो उनका ऑल टाइम दोस्त था, अच्छा दोस्त था, उससे भी हटने की बचने की कोशिश करना शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने से उनको आर्थिक तौर पे तो कोई लाभ होगा नहीं, उल्टे उनकी परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। तो ये सब देख के वो लोग भी अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। राजेश भारती जी, अगर बात करें तुर्की और मलेशिया की, तो मलेशिया से तो पाम ऑयल हम लोग जो है वो काफी समय से खरीदते आ रहे थे, और उसके बाद तुर्की और मलेशिया ने जब जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ देने के बाद भारत से किनारा करने की कोशिश की, तो भारत ने सबक सिखाने के लिए इंडोनेशिया की तरफ रुख कर लिया और वहां से पाम ऑयल जो है वो लेने लगे। अब अगर ड्रोन की अगर बात करें तो ड्रोन आयात करने लगे हैं तुर्की से, उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो डगमगाने लगी थी। तो दोनों ही देशों को जब अपने पक्ष में यहाँ पर कर लिया, तो UN में ये कश्मीर मुद्दे पर भी पाक के साथ में थे, मलेशिया और तुर्की की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से देखें ये जो कूटनीति यहाँ पर भारत की है, ये कितनी सफल हो पाई है अभी तक? देखिए, भारत की कूटनीति जो है तात्कालिक रूप से तो सफल है कि मलेशिया और तुर्की UN में खुल के पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे थे। इवन वो चाहते थे कि कश्मीर को लेके UN का प्रस्ताव पारित हो, उससे उसका पीछे हटना पाकिस्तान को निश्चित रूप से जो है कमजोर कर रहा है। और उसमें हमने जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जैसे आपने कहा कि इंडोनेशिया के साथ हमने जो है पाम ऑयल डिप्लोमेसी बढ़ाया, तो इससे मलेशिया दबाव में आया। आर्थिक स्थिति जो है अभी इस कोरोना के टाइम में मलेशिया की भी खराब है और टर्की की भी खराब है। लेकिन एक और बात जो हमें समझना है कि पाकिस्तान इस पे बार बार कमजोर क्यों पड़ रहा है कश्मीरी से। देखिए, भारत एक दौर में समाजवाद के साथ था, और जब तक भारत एक समाजवादी विचारधारा के प्रभाव क्षेत्र में था या उस तरफ झुकाव था, तब तक भारत और रूस एक मजबूत दोस्त थे। और रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है पूंजीवाद के लिए या जो ये G7 कंट्री है इनके लिए चुनौती था। तो इस चुनौती के दौर में अमेरिका को के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, क्योंकि भारत वाले हिस्से पे अमेरिका जो है इसको खाली नहीं छोड़ सकता था। आज अमेरिका भारत का एक बेहतर दोस्त बन चुका है, और हम रूस के साथ भी संबंध हमारे बहुत खराब नहीं है। तो जो पाकिस्तान का रिलेवेंस है अमेरिका के लिए वो कम पड़ गया है। इसलिए आप देखिए कि आज पाकिस्तान का रिलेवेंस चाइना के साथ है, क्योंकि अब हम चाइना के साथ विवाद में, तो पाकिस्तान प्रो चाइना हो गया है। सिंपल दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति पे पाकिस्तान चला है। पाकिस्तान को ही समझना होगा कि यदि कश्मीर इशू पे उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत का समर्थन चाहिए, तो उसे अब खुद आर्थिक तरक्की करनी पड़ेगी। आज जो देश मजबूत नहीं आर्थिक रूप से, उनके साथ दुनिया के देश जो है उनके साथ जाए, उन्हें मदद करें या उनकी बातों का समर्थन करें, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक मजबूत बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है, उभरता हुआ देश है, और आने वाले समय में माना जाता है कि 21वीं शताब्दी के जो कुछ देश लीड करेंगे उसमें भारत भी है। तो भारत के साथ किसी तरह से टकराव में जाना तुर्की के बीच में नहीं है और मलेशिया के बीच में नहीं है। दूसरा कि मलेशिया में इधर आप देखेंगे कि एक नए तरह का जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रभाव जो है फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। भारतीय संस्कृति कहें या आप कहें कि जो है पूरब की संस्कृति कहें, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। तुर्की जो है इस्लाम के मुद्दे पे OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जिसका मुख्यालय जद्दा सऊदी अरब में है, तो वो सऊदी अरब को रिप्लेस करके तुर्की उसका नेता बनना चाहता है, जबकि सऊदी अरब आर्थिक रूप से अभी टर्की से काफी आगे है। उसका रीजन है कि सऊदी अरब दुनिया के वन ऑफ द जो है हाईएस्ट साइड रिजर्व रखता है पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो सऊदी अरब को रिप्लेस करना तुर्की के लिए अभी संभव नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि शायद सऊदी अरब इस्लाम मानने वाले देशों को भरपूर मदद करता है, वहाँ के मदरसों को, वहाँ के संगठनों को। सऊदी अरब की अपनी डिप्लोमेसी, ये स्थिति तुर्की की है नहीं। और जब तक ये तुर्की की ये स्थिति नहीं बनती, वो जो है कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ यदि जाता है तो वो अपना हित ही खराब करेगा, अपनी स्थिति और खराब करेगा, आर्थिक चुनौती और बढ़ाएगा। ये बात शायद टर्की को समझ में आया।
बिल्कुल। यहाँ पर अभिषेक जी आपसे एक सवाल है कि मलेशिया को संभाला गया, ये भी पूरी बात जो है वो निकलकर सामने आई कि मलेशिया को भी अपने तरीके से लिया गया। पाम ऑयल को लेकर क्या आर्थिक रूप से उन्हें दिक्कत पहुंचाई गई या किस तरीके से मलेशिया को संभाला गया जब वो भारत से के विरुद्ध यहाँ पर चल रहा था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ और विशेष तौर पर कश्मीर के समर्थन में बयान देना शुरू किए गए, तो भारत की उस समय एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह है कि देखिए, भारत है, मलेशिया है, टर्की है, ये सभी देश WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरी हैं। यानी ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ व्यापार खत्म नहीं कर सकते। तो फिर उस स्थिति में भारत ने क्या है, सरकार तो अपनी तरफ से नहीं कर सकती थी, तो सरकार ने क्या किया कि जो हमारे यहाँ इंपोर्टर थे, पाम ऑयल के इंपोर्टर, भारत वन ऑफ द बिगेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर है वर्ल्ड में, तो उन्होंने शायद इंपोर्टर को ही हिंट कर दी कि अब आप इनके साथ कट करिए। और मलेशिया पाम ऑयल का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, तो भारत ने जैसे ही पाम ऑयल का इंपोर्ट वहां से किया कम और उसकी जगह इंडोनेशिया से हमने पाम ऑयल खरीदना शुरू किया। अब हम ऑफिशियल तरीके से तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो इंपोर्टर थे भारत के पाम ऑयल के, वो सरकार की मंशा को समझ के उन्होंने इंडोनेशिया से शुरू कर दिया। तो इस चीज का क्या हुआ कि जो इंडोनेशिया में बैठे हुए पाम ऑयल के एक्सपोर्टर थे, उनके ऊपर और उनके वहां पर एक पूरा मिनिस्ट्री ही है जो पाम ऑयल और एग्रीकल्चर से संबंधित मामलों को देखती है, उसने प्रेशर डालना शुरू किया महातिर मोहम्मद के ऊपर कि आप इस तरह के बयान बंद करिए, इससे प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो धीरे धीरे जब वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और फिर चूंकि वो एक ज्वाइंट कोalition पार्टी के प्रधानमंत्री थे, फिर उनको हट गए, तो फिर बाद में अभी जो इस्माइल साबरी याकूब बने हैं प्रधानमंत्री फिलहाल मलेशिया के, उनके विचार निश्चित तौर पर भारत के साथ ठीक ठाक रिलेशन रखने के हैं और बढ़िया रिलेशन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर वापस इस प्रेशर में कि बहुत बड़ा भारत का जो पाम ऑयल मार्केट है वो मलेशिया के एक्सपोर्टर के हाथ से निकल रहा है, इस प्रेशर में धीरे से फिर मलेशिया को भी लाइन पर आना पड़ा। और इसमें दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल था। एक तो देखिए, आर्थिक हानि इस समय कोई देश झेल नहीं सकता, दूसरी इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है वहां पर, उसका भी दबाव है। तो इन दो चीजों की वजह से भारत ने हैंडल किया बहुत अच्छे ढंग से मलेशिया को। और सेम अब जो मुझे लग रहा है पिच पे हम ला रहे हैं टर्की को। देखिए, पहले भारत ऑलरेडी टर्की से काफी कुछ इंपोर्ट कर रहा था, यहां तक कि हमारी 2019 के आसपास कुछ जंगी जहाज बनाने को लेकर भी उनके साथ डील हुई थी, जो बाद में उनके बयानों के कारण कैंसिल कर दी थी। तो टर्की को भी समझ में आ गया कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान उसके कंपेरिजन में कोई मार्केट ही नहीं है। तो वो चीज वो भी समझ गए हैं, मलेशिया भी समझ गया है। तो इसलिए धीरे धीरे इन लोगों ने ये चीजों को साइडलाइन करते हुए और बैक ऑफ द जो चैनल होते हैं, देखिए डिप्लोमेसी में दो तरह के चैनल होते हैं, एक फ्रंट में होता है जहां नेता लोग बयान देते हैं, एक होता है बैक ऑफ द चैनल जहां पे जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट टू ब्यूरोक्रेट, यानी भारत के जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो टर्की के ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने आपस में बैठ के इस पर डिस्कशन किया होगा कि भैया ये फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और भी दूसरी तरह की, तो आप धीरे से ये बयानबाजी बंद कराइए। तो मुझे लगता है वो बैक चैनल ने काम किया है। और फिर जो एस जयशंकर हैं, वो तो देखिए उनके पास इतने लंबे समय का ये विदेश मंत्री तो है ही, और उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी होने का भी उनके पास बहुत लंबा अनुभव है, तो निश्चित है उससे भी बहुत काम बनता है, उनके भी बहुत सारे परिचित होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लगता है डिप्लोमेसी काम आई है। और फाइनली टर्की के ऊपर जो काम आई थी, वो साइप्रस के ऊपर जो भारत ने धीरे साइप्रस का पक्ष लेना शुरू किया, वो डिप्लोमेसी भी काम आई। तो इस तरह से भारत ने बहुत बढ़िया काम किया। जी चलिए, अभिषेक जी और राजेश भारती जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस पूरे मसले पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यूएन जनरल असेंबली के कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान की भाषा में बोलने वाले तुर्की और मलेशिया भी अब अपने हित में दिखाई दे रहे हैं, और भारत में किस तरीके से कूटनीति रचने के बाद किस तरीके से उन लोगों से यहाँ पर डील की है। मलेशिया भी अब धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहा है और टर्की को भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में यहाँ पर कर लिया गया है, जिससे पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।